देखो, आईसी इंजन में हम लोग एक नया चीज़ और डिस्कस करते हैं, फ्यूल एयर साइकिल्स। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ये सब हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है? जहाँ पर हम जो है सब्सटेंस जो कि सिलेंडर के अंदर जा रहा है वो हम एयर को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, एयर नहीं जाता है, सिर्फ एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है अंदर, लेकिन हम एयर को ही एज्यूम करके चलते हैं। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो भी है हमने पढ़ा है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। पर अब हम पढ़ेंगे फ्यूल एयर साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देखो 3 तरह के साइकिल हो जाते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक हो जाएगा मेरा एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक, और जो भी एफिशिएंसी वगैरह हम लोग निकाले हैं ऑटो, डीजल, ड्यूल, ये सब का, वो एयर स्टैंडर्ड का है। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो फ्यूल एयर साइकिल है। और एक होता है एक्चुअल साइकिल। मतलब फ्यूल एयर साइकिल भी एक थ्योरेटिकल साइकिल है, इसमें भी हम कुछ एजम्पशंस मानेंगे, और फाइनली जो साइकिल हम लोग एक देखेंगे एक्चुअल साइकिल। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमको यहाँ पे मिलेगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, क्योंकि यहाँ सब्सटेंस जो हम यूज़ कर रहे थे वो एयर था। यहाँ पर हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे एयर प्लस फ्यूल प्लस कुछ रेसिडुअल गैसेस प्लस वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलेगा। सपोज 60% है, यहाँ एफिशिएंसी हमको मिल रहा है 40%। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी हमको सबसे कम मिलेगा। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ही ये था, यहाँ हमको एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिल रहा था, तो हम एज अ बेंच मार्क इसको पढ़ रहे थे। ये एक आइडियल कंडीशन हो गया, मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल को हम एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल एयर साइकिल। देखो फ्यूल एयर साइकिल क्या है, ये भी बहुत सारे एजम्पशंस पे बेस्ड है, ये भी एक्चुअल साइकिल नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर जो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, वो हम लोग फ्यूल और एयर, वाटर वेपर और रिसाइडुअल गैस सबको लेते हैं। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में सिर्फ एयर लेके चलते थे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग का एफिशिएंसी वगैरह क्या होगा, वो सब देखते हैं। तो थ्योरेटिकल साइकिल डेट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेंडर गैसेस। एक्चुअल प्रॉपर्टीज मतलब कि जो सिलेंडर गैसेस का एक्चुअल प्रॉपर्टी पे ये बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना जरूरी है कि केमिकली करेक्ट क्या मिक्सचर, 3 तरह के मिक्सचर बनते हैं एयर फ्यूल के, एक केमिकली करेक्ट, एक रिच मिक्सचर, एक लीन मिक्सचर। केमिकली करेक्ट मतलब कंबशन के लिए फ्यूल को जितना एयर चाहिए उतना ही एयर अवेलेबल है, तो वो केमिकली करेक्ट या स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। रिच मिक्सचर मतलब कि फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा है, एयर का अमाउंट कम है, लेस एयर मोर फ्यूल। लीन मिक्सचर क्या है, एयर का अमाउंट कम है, एयर का अमाउंट ज़्यादा है, फ्यूल का अमाउंट कम है, तो उसको लीन मिक्सचर कहते हैं। एक टर्म यहाँ पे आता है इक्विवेलेंस रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंस रेशियो क्या है, 2 रेशियो का रेशियो है। ठीक है, फ्यूल एयर रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल बाय फ्यूल एयर रेशियो ऑफ स्टोक्योमेट्रिक। मतलब एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो जो हम लोग कभी जो होगा, और स्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्विवेलेंस रेशियो होगा। अगर फाई मेरा 1 है तो मतलब स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर होगा, क्योंकि एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो वो स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर हो गया। ठीक है, अगर फाई मेरा 1 से ज़्यादा है मतलब एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो जो है वो स्टोक्योमेट्रिक से ज़्यादा है, मतलब फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा है, तो रिच मिक्सचर होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? फ्यूल एयर रेशियो एक्चुअल का ज़्यादा है, अगर 1 से बड़ा है ये फाई का वैल्यू, तो एक्चुअल का फ्यूल एयर रेशियो ज़्यादा है स्टोक्योमेट्रिक से। तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल जो साइकिल है उसमें फ्यूल ज़्यादा है, फ्यूल ज़्यादा है मतलब रिच मिक्सचर है। अगर 1 से छोटा है तो लीन मिक्सचर है, अगर 0 है
तो मतलब फ्यूल एयर रेशियो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा ना, यानी कोई फ्यूल नहीं है, सिर्फ एयर है, तो ये हम लोग का हो जाएगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अगर फाई का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब कोई फ्यूल नहीं है, सिर्फ एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ फ्यूल एयर साइकिल का एनालिसिस करने के लिए भी हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। अब वो एजम्पशंस क्या क्या है कि फ्यूल कंबशन से पहले फ्यूल और एयर का कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये पहला एजम्पशंस है। एजम्पशंस हमारा एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है बेसिकली। प्रोसेस आर एडियाबेटिक, ये तो वहाँ पे भी था एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। कंबसन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। अब ये देखो, ये समझना बड़ा जरूरी कि ये क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस कंबसन। वहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे पिस्टन टीडीसी पे आया, इसी मोमेंट पे हम लोग स्पार्क प्लग ओपन कर देते थे। स्पार्क प्लग से जैसे ही पिस्टन मेरा टीडीसी पहुंचता था, एट द मोमेंट व्हेन इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, एट दैट मोमेंट हम फ्यूल स्पार्क प्लग को स्पार्क दे देते थे फ्यूल, ठीक है। तो हम मान के चलते थे कि कंबशन प्रोसेस टीडीसी पे हो रहा है, ठीक है। टीडीसी पे जब वो रुका हुआ है उस छोटे से इंस्टेंट पे, हम वहीं पे कंबशन प्रोसेस को एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम कंबशन प्रोसेस को इंस्टेंटेनियस मान के चलेंगे। एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, क्योंकि इतने हाई आरपीएम से जब पिस्टन मूव कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट जब इतने हाई आरपीएम से रोटेट कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पिस्टन जाकर के किसी एक मोमेंट पे रुके और वहाँ पे हीट एडिशन हो? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हम अपना एनालिसिस को थोड़ा आसान बनाने के लिए एजम्पशन लिए, ठीक है। चौथा एजम्पशन है कि फ्यूल इज कम्प्लीटली वेपोराइज एंड परफेक्टली मिक्सड विथ एयर। ये क्या है, ये एसआई इंजन्स के लिए, ठीक है। एसआई इंजन्स में क्या होता है कि फ्यूल जो है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनता है, ठीक है। और कई बार होता है कि जैसे सर्दी वगैरह के सीजन में फ्यूल कम्प्लीटली वेपोराइज नहीं हो पाता है, मतलब फ्यूल जो है कम्प्लीटली वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, जिसके कारण वेपर फॉर्म में फ्यूल एयर का मिक्सचर जो है सक्शन इनलेट वॉल्व से अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है ठंडा के सीज़न वगैरह में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्यूल कम्प्लीटली वेपराइज्ड है और परफेक्टली मिक्सड हो जाएगा एयर के साथ, ठीक है। तो ये एजम्पशंस है, और हम कुछ फैक्टर्स जो कंसीडर करके चलेंगे फ्यूल एयर साइकिल में, जो हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में नहीं कंसीडर किए थे, वो है कि एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ सिलेंडर गैसेस यहाँ क्या होगा, एयर, फ्यूल, वाटर वेपर और रिसाइडुअल गैस। एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें सिर्फ ये लेते थे। आप क्या लेंगे, एयर, फ्यूल, वाटर वेपर और रिसाइडुअल गैस। ये वाटर वेपर कहाँ से आता है, जो हम लोग एयर देते हैं ना एयर फ्यूल मिक्सचर में, उसमें कुछ वेपर्स का कुछ क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हीट के वजह से वो वेपर्स जो है वेपोराइज हो जाता है, तो कुछ वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। जो एयर हम लोग यहाँ दे रहे हैं उसमें कुछ वेपर्स होगा, कुछ मॉइस्चर होगा। अब वो मॉइस्चर जो है हीट के कारण, इंटरनल कंबशन इंजन में जो हीट है उसके कारण वेपोराइज हो जा रहा था, तो वाटर वेपर आता है। रिसाइडुअल गैसेस, ठीक है। सीपी और सीबी हम लोग वहाँ कांस्टेंट लेते थे, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेंगे। यहाँ पे सीपी सीबी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। अब कैसे वेरी करेगा वो देखेंगे। इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन होता है कंबशन का उल्टा। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब अलग होना। इसके वजह से एफिशिएंसी पे बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है, ठीक है। डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कुछ हीट रिलीज करता है, ठीक है। इसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। इसका उल्टा मतलब एसोसिएशन जो कार्बन और ऑक्सीजन का था, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, उसका उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कर रहा है। तो जब डिसोसिएट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा कुछ, ठीक है, हीट का एब्जॉर्ब होगा, तो इसके वजह से एफिशिएंसी कम हो जाता है। हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन का इफेक्ट आगे। अब देखो, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि मोनो एटॉमिक गैसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी गैसेस जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर बढ़ने से उनका स्पेसिफिक हीट बढ़ता है, ठीक है। और ये कोई लॉ को ओबे नहीं कर रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट पता है Cp, डेट इज़ मान लेते हैं 2 है, तो 60 पे कितना होगा हम ये नहीं बता सकते हैं, ये रैंडम होता है। मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, अब किस वे में इंक्रीज़ कर रहा है वो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, हम लोग क्या देखे थे अभी कि मोनो एटॉमिक गैस को छोड़ करके जो भी गैस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है उसका CpCv, लेकिन कैसे इंक्रीज़ करता है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हमको पता रहता है कि जैसे अगर टेम्परेचर रेंज जो है मेरा इंटरनल कंबशन इंजन में टेम्परेचर जनरली 2000 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन कूलेंट वगैरह लगा के रखते हैं तो थोड़ा डाउन होता है। तो टेम्परेचर रेंज अगर 300 से 1500 केल्विन तक है तो स्पेसिफिक हीट का जो वेरिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये सब का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ने बात किया कि हम लोग कोई लॉ नहीं है जिसे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक 300 से 1500 केल्विन तक अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मतलब मेरा जो है स्पेसिफिक हीट कर्व बनता है, और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग A1 + K1T। Cv को लिख सकते हैं B1 + K1T, और R हो जाएगा Cp - Cv A1 - B1, यानी R कौन मतलब Cp - Cv एक कांस्टेंट है। गामा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो पहले का गामा था वो उससे अब कम गामा मिलेगा मेरे को, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण गामा डिक्रीज हो जा रहा है। और अगर 1500 केल्विन से भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर है मेरा, स्पेसिफिक हीट और तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा, और ऐसा देखा गया कि ऑलमोस्ट पैराबोलिक वेरिएशन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमको A+AX² + BX+C होता है ना, तो A1 + K1T + K2T² Cp, और Cv B1 + K1T + K2T²।